अरे बहू, जरा जल्दी जल्दी सामान पैक कर, बारात के निकलने का वक्त हो गया है। माँ जी, सारा सामान पैक हो गया है, अब तो बस मुझे मेरी देवरानी का इंतजार है। आप देखना, जब मेरी देवरानी आएगी ना तो हम दोनों देवरानी जेठानी नहीं बल्कि बहनों की तरह रहेंगी। सभी लोग जल्दी जल्दी सारी तैयारियां खत्म करते हैं और बारात लेकर निकल जाते हैं। शादी होने के बाद सभी लोग घर की नई बहू अलका को लेकर घर आ जाते हैं, जहां ज्योति और लक्ष्मी बड़े प्यार से अलका का स्वागत करती हैं। ओह गॉड, इतनी ज्यादा गर्मी है यहाँ, मेरा तो दम घुट रहा है। मेरा रूम कहाँ है, मुझे चेंज करना है। आओ अलका, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले चलती हूँ। अलका कमरे में जाते ही अपनी शादी का जोड़ा उतार कर अपने कंफर्ट के कपड़े पहनकर सीधा लेट जाती है, जिसे देख ज्योति को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अलका की शादी भले ही एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई थी, लेकिन अलका काफी अमीर घर से थी, इसलिए वो अपने पापा से कहकर 2 एसी मंगवा लेती है, जिसमें से एक एसी तो वो अपने कमरे में और एक एसी अपनी सास के कमरे में लगवाती है। अलका बहू, ये मेरे कमरे में एसी कब लगा और किसने लगाया ये एसी? माँ जी, मैंने लगवाया है आपके कमरे में एसी। वो क्या है ना, गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और इतनी गर्मी में आपको बिना एसी के काफी प्रॉब्लम होती होगी ना। किसी की नजर ना लगे मेरी बहू को, आते ही मेरा कितना ख्याल रख रही है, मुझे परेशानी ना हो इसलिए मेरे कमरे में एसी भी लगवा दिया। लक्ष्मी इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ ज्योति आ जाती है। अलका, मेरे साथ किचन में चलो, आज तुम अपने हाथों से खाना बनाना। वो क्या है ना, मुझसे इतनी गर्मी में कोई काम नहीं किया जाएगा। वैसे भी मैं माँ जी के लिए कुछ ज्वेलरी और साड़ी लेकर आई थी, तो वो मुझे उन्हें दिखानी थी। अच्छा, कोई बात नहीं बहू, फिर कभी बना लेना खाना। ज्योति बहू, जाकर तू ही बना ले आज खाना। ज्योति को ये सब बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अलका, आज ढेर सारे कपड़े हैं, आओ कपड़े धोने में मेरी मदद करो। लेकिन मैं तो माँ जी के साथ बाहर पार्लर जा रही थी। तो बाद में चले जाना, घर का काम जरूरी है या पार्लर जाना? एक दिन अगर तू कपड़े धो लेगी तो क्या हो जाएगा, इतने सालों से तो तू ही धो रही है। अलका बहू, चल, हमें पार्लर के लिए लेट हो रहा है। अलका लक्ष्मी को अपने साथ पार्लर ले जाती है। ये सब देख ज्योति को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। ज्योति हमेशा यही सोचती थी, जब उसकी देवरानी आएगी तो वो दोनों मिलकर जिम्मेदारी को संभालेंगे, घर के सारे काम करेंगे। लेकिन जब से अलका आई थी तब से वो हमेशा अपने पैसों के बल पर अपने साथ साथ अपनी सास के भी शौक पूरे करती और घर के कामों से भी बच जाती। चाची, मुझे बहुत गर्मी लग रही, मेरे लिए मैंगो शेक बना दो ना। मिंकू ये कहते हुए अलका का हाथ हिलाने लगता है। अलका नेल पेंट लगा रही होती है, जिसके चलते उसका नेल पेंट खराब हो जाता है। तेरी वजह से मेरी नेल पेंट खराब हो गई, तुझे क्या 2 मिनट का भी सब्र नहीं है? ये कहते हुए अलका मिंकू को गुस्से में जमीन पर धक्का दे देती है। मिंकू के चिल्लाने की आवाज को सुनकर सभी लोग वहाँ आ जाते हैं। मिंकू, तू ठीक तो है ना? अलका, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को धक्का देने की? एक तो जब से आई हो महारानियों की तरह दिन भर आराम करती रहती हो, आज तक घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाया। इतनी गर्मी में भी मैं ही नौकरानियों की तरह काम करती हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझसे इस तरह से बात की। जानती भी हो मैं किसकी बेटी हूँ। बस अब मैं अपनी इंसल्ट और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रह सकती, मुझे बंटवारा चाहिए। हाँ, तो मैं भी कौन सा तुम्हारे साथ रहने के लिए मर रही हूँ, मुझे भी अब बंटवारा ही चाहिए। अरे तुम दोनों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम दोनों ये क्या बातें कर रही हो? माँ, अब आप ही को समझाओ इन दोनों को। मैं क्या समझाऊं, जो हो रहा है सही हो रहा है। वैसे भी मैं तो अलका को ही अपनी बहू मानती हूँ। जब से आई है मेरा कितना ख्याल रख रही है। गर्मी में सबसे पहले इसने ही मेरे लिए एसी लगवाया, रोज मुझे शॉपिंग करवाती, आइसक्रीम खिलाती और कल तो हम लोग स्विमिंग पूल भी गए थे। मैं तो अलका के साथ ही रहूंगी। लक्ष्मी के फैसले के आगे अब कोई कुछ नहीं बोलता था, जिसके बाद अब अलका व्हाइट पेंट लेकर आती है और सबसे पहले हॉल में लाइन खींच देती है। साथ ही साथ बाथरूम, किचन, डाइनिंग टेबल, यहाँ तक कि फ्रिज पर भी लाइन खींचकर उसका भी बंटवारा कर देती है। और अब एक तरफ लेकिन अलका अपने पति नितिन और सास के साथ रहती है, वहीं दूसरी तरफ लाइन के ज्योति अपने पति दुर्गेश और बेटे के साथ रहती है। अलका बहू, बहुत भूख लग रही, जल्दी से खाना बना दे। क्या क्या कहा आपने? मैं खाना बनाऊंगी? मैंने अपने मायके में आज तक चाय तो बनाई नहीं और आप मुझसे खाना बनाने की उम्मीद कर रही हैं। ज्यादा भूख लग रही है तो खुद जाकर बना लीजिए। अपनी बहू की बात सुन बेचारी लक्ष्मी खुद गर्मी में आकर किचन में खाना बनाने लगती है। वहीं लाइन की दूसरी तरफ ज्योति भी खाना बना रही थी।
कैसी निकम्मी बहू है मेरी, इसे दिखाई नहीं दे रहा है कि इसकी बूढ़ी सास इतनी गर्मी में भी खाना बना रही है। ये नहीं आकर कुछ मदद कर दे। लक्ष्मी मन ही मन ज्योति को कोसने लगती है और खाना बनाकर वहां से चली जाती है। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। लक्ष्मी देखती है कि ज्योति लाइन के उस तरफ अच्छे से झाड़ू पोछा करके साफ सफाई कर रही है। लाइन के इस तरफ वाला घर किसी हीरे की तरह चमक रहा है, वहीं उसके वाला घर किसी कूड़ेदान की तरह लग रहा था। अलका बहू उठ जा, पूरे घर की सफाई कर दे, पूरे घर में कचरा फैला हुआ है। तू बहू है इस घर की, ये सब तेरा काम है। माँ जी, तो आप भी इस घर की बहू ही हैं। उठिए और जाकर साफ सफाई करिए। इतनी गर्मी में मैं तो इस एसी के सामने से नहीं हिलने वाली। अलका की बात सुन बेचारी लक्ष्मी खुद ही उठकर घर की सफाई करने लगती है। मेरी कमर, इस कमर दर्द और गर्मी ने तो परेशान करके रख दिया। कहाँ फंस गई मैं। अलका खुद पूरा दिन गर्मी में एसी के सामने आराम करती रहती है, वहीं वो अपनी सास लक्ष्मी से नौकरानी की तरह घर के काम करवाती है। हमारे कमरे में कितनी ज्यादा गर्मी है ना, पता है चाचा चाची के कमरे में बड़ा वाला एसी लगा हुआ है, उसमें से बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है। माँ, हम एसी कब लगाएंगे? हम तुम्हारे चाचा चाची की तरह अमीर नहीं हैं। तुम्हारे चाचा मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और तुम्हारे पापा मामूली कूलर की दुकान में, समझे? अपनी माँ को इतने गुस्से में देख मिंकू बाहर आ जाता है और देखता है कि लाइन के दूसरी तरफ से बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है। मिंकू गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाता और सीधा बंटवारे की लाइन को पार करके अलका के कमरे में पहुंच जाता है। तभी अलका मिंकू को देख लेती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? लास्ट टाइम उसमें से बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है। माँ, हम एसी कब लगाएंगे? हम तुम्हारे चाचा चाची की तरह अमीर नहीं हैं। तुम्हारे चाचा मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और तुम्हारे पापा मामूली कूलर की दुकान में, समझे? अपनी माँ को इतने गुस्से में देख मिंकू बाहर आ जाता है और देखता है कि लाइन के दूसरी तरफ से बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है। मिंकू गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाता और सीधा बंटवारे की लाइन को पार करके अलका के कमरे में पहुंच जाता है। तभी अलका मिंकू को देख लेती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? लास्ट टाइम की मार भूल गया है क्या? भाग यहाँ से। अलका की डांट सुन मिंकू भागते हुए अपने कमरे में आ जाता है। वहीं अब बूढ़ी उम्र में इतनी मेहनत करते करते लक्ष्मी की तबीयत काफी खराब हो गई थी। कोई मेरी मदद करो, हाय मेरी कमर। माँ जी, नहीं, मैं बंटवारे की उस लाइन की तरफ नहीं जा सकती। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं मजबूर हूँ। ज्योति चाहते हुए भी लक्ष्मी की मदद नहीं कर पा रही थी। वहीं थोड़ी देर में नितिन आ जाता है और अपनी माँ को जमीन पर गिरा देख उसे जल्दी से कमरे में ले जाता है। जिसके बाद वो अलका के कमरे में जाता है और देखता है कि अलका एसी की ठंडी हवा में फोन चला रही है। ये सब देख नितिन को बहुत गुस्सा आता है और वो ज्योति से फोन छीनकर उसे जमीन पर फेंक देता है। मेरी माँ दर्द से तड़प रही है और तुम हो कि यहाँ फोन चला रही हो। अगर अब से तुमने घर के काम नहीं किए तो जिस तरह से तुम्हारा आज फोन तोड़ा है, अगली बार तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, समझी? नितिन को इतने गुस्से में देख अलका काफी डर जाती है और अब अलका घर के काम में लग जाती है। ये रोटी है या इंडोनेशिया का मैप? गोल बिल ही नहीं रही है। लगता है मैंने गलती से डिटर्जेंट पाउडर की जगह ब्लीच पाउडर डाल दिया। ये सारे कलरफुल कपड़े तो विधवा हो गए। मेरी कमर, लगता है इस गर्मी में घर का बंटवारा करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। बंटवारे की वजह से अब घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। ऊपर से इस गर्मी ने भी बुरा हाल करके रख दिया। अब मैं क्या करूं? ये कहते हुए अलका जोर जोर से रोने लगती है और अब वो माफी मांगने के लिए अपने खुद की खींची हुई बंटवारे की लाइन को पार करके सीधा अपनी जेठानी ज्योति के कमरे में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी सास पहले से ही वहाँ मौजूद है। माँ जी, आप? और नहीं तो क्या करती मैं? घर की बड़ी होने के नाते मुझे इस बंटवारे को रोकना चाहिए था, लेकिन तेरी अमीरी की चकाचौंध ने तो मुझे अंधा करके रख दिया था। मैं यहाँ ज्योति बहू से माफी मांगने आई हूँ। जेठानी जी, मुझे भी माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देवरानी जेठानी में घर का बंटवारा करके मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकती। भगवान के लिए हम दोनों को माफ कर दे बहू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। ज्योति अपनी सास और देवरानी को अपनी अपनी गलतियों का एहसास होता देख उन्हें माफ कर देती है, जिसके बाद अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर घर की जिम्मेदारियों को उठाते हैं और मिलजुल कर सारे काम करते हैं और सब लोग हंसी खुशी रहते हैं।
बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है, अब मैं मजदूरी कैसे करने जाऊंगा। बाबा आप रुक जाइए, मौसम बहुत ज्यादा खराब है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ये दिन पर दिन मौसम खराब होता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मजदूरी नहीं कर पाऊंगा और घर में खाने को एक दाना तक नहीं आ पाएगा। तभी बहुत तेज आंधी तूफान चलता है। अरे देखो जरा देखो, कितनी तेज तूफान चल रहा है। अरे महेश बेटा, तू झोपड़ी के ऊपर तिरपाल तो लगा कर आया था ना? हाँ बाबा, लगा दी थी तिरपाल। और उसके ऊपर तूने ईंटें रखी थी या नहीं? बाबा ईंट रखना तो मैं भूल गया। महेश के इतना कहते ही झोपड़ी के अंदर बारिश की वजह से पानी टपकना शुरू हो जाता है। हे भगवान महेश, तूने ये क्या किया? तुझे मैंने कहा था बारिश और तूफान तेज है, तुझे ईंटें रख देनी चाहिए थी। मुझे लग रहा है कि तिरपाल उड़ गई। चल चल मेरे साथ चल, अब तुझे मेरे साथ भीगते हुए मेहनत करनी होगी, नहीं तो पूरे घर में पानी ही पानी भर जाएगा। देवेश इतना बोल ही रहा था कि घर के अंदर वाकई छत से पानी टपकने लगा। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हो, चलो चलते हैं जल्दी से। दोनों बाप बेटा बारिश में बाहर निकलते हैं और झोपड़ी की छत पर तिरपाल को सही से लगाना शुरू कर देते हैं। अरे बेटा, ईंट को अच्छे से रखना, कहीं ईंट गिर न जाए। ठीक है पिताजी, सही सही रखूंगा। महेश इतना कहकर अच्छे से ईंट से तिरपाल को दबाने लगता है, जिससे छत ढक जाती है और झोपड़ी में पानी टपकना बंद हो जाता है। लेकिन इसी के चलते हुए बेचारे दोनों के दोनों बहुत बुरी तरह भीग जाते हैं। अरे चलो बेटा, बहुत ठंड हो रही है, बाहर घर में चलते हैं। चलो, बरसात में मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया है। हाँ पिताजी, आपने बिल्कुल सही कहा, चलिए। जब दोनों बाप बेटा घर के अंदर आ जाते हैं तो मेघा उन्हें सूखा कपड़ा देती है और अपना शरीर पोंछने के लिए कहती है। आप लोग अपना शरीर पोंछ लो और सूखे कपड़े पहन लो, नहीं तो ठंड लग सकती है। मेघा के दिए हुए कपड़े दोनों पहन लेते हैं। तभी बीमार शकुंतला बिस्तर पर पड़ी हुई मेघा से कहती है, अरे बेटी, तूने खाने के लिए कुछ बनाया नहीं? माँ, मैं बारिश के रुकने का इंतजार कर रही हूँ। घर के अंदर खाना कैसे बनाऊंगी? सारे में धुआं ही धुआं हो जाएगा। मेरी दवाई का समय हो गया है और मुझे भूख भी लग रही है। ठीक है माँ, मैं कुछ करती हूँ। मेघा अपने सिर पर एक सफेद कट्टा रखकर बारिश से बचते हुए बाहर से कुछ ईंटें लाकर घर के अंदर ही छोटा सा चूल्हा बना लेती है और उसी पर खाना बनाना शुरू करती है। अरे बेटी, पूरे घर में धुआं ही धुआं हो गया है। पिताजी, खाना बनाना भी तो बहुत जरूरी था। मेघा जैसे तैसे करके जल्दी जल्दी खाना बना लेती है। वो खाने में नमक मिर्च वाले चावल ही बना पाती है। माँ, माँ उठो, ये लोग खाना खा लो। शकुंतला मेघा के हाथों से खाना खाती है। शकुंतला के पूरे शरीर को पैरालाइज हुआ था, जिसके कारण ना तो वो हिल सकती थी और ना ही वो उठ सकती थी। मेरी प्यारी बेटी, इतनी कम उम्र में तेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारी आ गई। हम गरीबों का कुछ नहीं हो सकता है। इस गरीब झोपड़ी के अंदर हम कैसे कैसे दिन देखते हैं। कोई बात नहीं माँ, बच्चे समय के अनुसार बड़े होते हैं, लेकिन मैं समय से पहले बड़ी हो गई हूँ। आपको तो खुश होना चाहिए। मैं तो इस कदर लाचार हो गई हूँ कि तेरे सर पर हाथ रखकर तुझे आशीर्वाद भी नहीं दे सकती बेटा। शकुंतला की आंखों से आंसू निकल रहे थे। मेघा उसके आंसू पोंछकर अपनी माँ को हौसला देती है, जिसके बाद वो अपने भाई और पिता के साथ बैठकर खाना खाती है। बारिश होती ही रहती है, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। खाना खाकर वो सभी सो जाते हैं। आधी रात के समय जिस तरफ शकुंतला का बिस्तर होता है, वहां पर पानी टपकना शुरू हो जाता है। अरे ये क्या, पानी टपक रहा है। मेघा, मेघा, लगता है सो गई। अब मैं क्या करूं? ये पानी तो धीरे धीरे टपकता ही जा रहा है। शकुंतला रात भर अपने ऊपर टपकते हुए पानी को ऐसे ही झेलती रहती है, जिसकी वजह से सुबह तक उसके पूरे शरीर में बुखार फैल जाता है। अरे अरे ये क्या माँ, आपको तो बहुत ही बुखार हो गया है। रात भर ये झोपड़ी की छत टपकती ही रही। मैंने तुम्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे तक आवाज नहीं गई। ये सुनकर मेघा को बहुत अफसोस होता है। वो सूखे कपड़ों पर अपनी माँ को सहारा लगाकर लिटा देती है और उनके कपड़े भी बदल देती है। लेकिन तभी अचानक से गांव में बाढ़ आ जाती है। अरे अरे ये क्या हो, यहाँ तो पानी भर रहा है। अरे लगता है गांव में बाढ़ आ गई है। अरे हम लोग क्या करें? अरे बेटा महेश, अरे भाई, अपनी माँ को कंधे पर उठा, नहीं तो हम सभी बह जाएंगे। अरे पानी में कोई जुगाड़ करता हूँ बेटा। देवेश फौरन घर के बाहर जाता है। जहाँ वो आसपास देखता है, उसे एक रेडी दिखाई देती है। देवेश उसे लेकर आता है, जिस पर शकुंतला को लिटा देता है। अरे चारों तरफ पानी ही पानी हो रहा है,
हमें अब यहाँ से जाना होगा, नहीं तो पानी में हम डूब जाएंगे। तभी अचानक से उनकी झोपड़ी पानी में डूबकर बह जाती है। हमारी झोपड़ी चली गई। बेटी, अब हमें भी यहाँ से चलना होगा। तुम्हारी माँ को यहाँ से किसी ऊंचे स्तर पर लेकर जाना होगा। देवेश, महेश और मेघा तीनों शकुंतला को रेडी के साथ वहां से ऊंचाई पर लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन पानी बहुत ज्यादा होने की वजह से रेडी का संतुलन खराब हो जाता है और वो पानी के साथ बहने लगती है। पिताजी, माँ रेडी के साथ पानी में बहते हुए जा रही है। हे भगवान, अब हम लोग क्या करें? अरे हम लोग भी डूब रहे हैं। कोई सहारा मिलेगा तो हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे, नहीं तो पता नहीं आज क्या होगा। हे भगवान, कोई हमारी मदद करो। हे ऊपर वाले, कुछ तो करो। तभी मेघा को एक बड़ी सी लकड़ी का सहारा मिलता है। वो उस लकड़ी के सहारे अपने पिता और भाई को भी बचा लेती है, जिसके बाद वो तीनों लकड़ी के सहारे तैरते हुए एक ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर काफी लोग होते हैं। हे भगवान, मेरी 8 साल की बेटी थी, कहीं नजर नहीं आ रही। इस बाढ़ के कारण वो पता नहीं कहां पानी के साथ ही बहती चली गई। वहां सभी अपने परिवार को लेकर दुख में थे और यहाँ मेघा, देवेश, महेश तीनों शकुंतला के लिए फूट फूट कर रोने लगे थे। मेरी माँ पता नहीं कहाँ चली गई, पता नहीं किस हाल में होगी वो। क्या वो अभी जिंदा होंगी या नहीं? तुम ये कैसी बातें कर रही हो? हौसला रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ वापस आएंगी। ये देखो, सरकारी लोग हमारी मदद कर रहे हैं, बिछड़े हुए परिवार के सदस्यों को ढूंढ कर ला रहे हैं। महेश, मेघा और देवेश तीनों शकुंतला की राह देखते ही रह जाते हैं, लेकिन सरकारी आदमियों को भी शकुंतला की न तो लाश मिलती है और न ही उसका कोई अता पता, जिसके कारण अब उन्हें यही लगता है कि शकुंतला दुनिया में नहीं रही। इतनी बारिश हो रही है, माँ का तो कुछ पता नहीं। अब हमें हमारे लिए कुछ करना होगा। तुम सही कह रही हो बेटी, अब हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। देवेश और महेश दोनों बाप बेटे जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके वहां झोपड़ी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार बारिश के पानी की वजह से उनकी झोपड़ी बन ही नहीं पाती। बारिश बहुत जोरों से हो रही है, मैं यहाँ वहाँ से पन्नियाँ इकट्ठी करती हूँ। मेघा पन्नियां इकट्ठा करती है और उन्हें जोड़कर तैयार करती है, जिसे वो अपने पिता और भाई के ऊपर रखकर उन्हें बारिश से बचाने की कोशिश करती है। और इसी के चलते महेश और देवेश झोपड़ी बना लेते हैं और उसमें वो सब रहने लगते हैं। चलो, हमने जैसे तैसे करके अपने लिए मजबूत झोपड़ी तो बना ली। काश माँ और मिल जाती तो अच्छा होता। मेघा अफसोस करते हुए रो रही थी कि तभी उसे झोपड़ी के बाहर से अपनी माँ की आवाज आती है। मेघा, महेश, कहाँ हो तुम दोनों? मेरे बच्चों, कहाँ हो तुम दोनों? मेघा, ये तो माँ की आवाज है। मेघा जैसे ही झोपड़ी के बाहर आती है, वो बारिश में भीगते हुए अपनी माँ को खुद अपने पैरों पर चलकर आते हुए देखती है। माँ, आप चल सकती हो, आप हिल सकती हो, आप खड़ी हो सकती हो। ये सब कैसे हुआ? ये तो एक चमत्कार है। बहते बहते पता नहीं मैं कहाँ पहुँच गई थी और बेहोश हो गई थी। जब होश आया तो हाथ पैर अपने आप काम करने लगे थे। फिर तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई। ये भगवान का चमत्कार ही था। हमारी झोपड़ी भी टूट गई। भाई और पिताजी ने दोबारा झोपड़ी बनाई है और इस बार बहुत मजबूत झोपड़ी है। एक बूंद भी नहीं आ रहा अपनी झोपड़ी के अंदर। माँ, चलो हम सब एक साथ पहले की तरह रहेंगे। शकुंतला को सही सलामत देखकर महेश और देवेश दोनों बहुत खुश होते हैं। वो सभी एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। इस तरह बारिश में भी गरीब की झोपड़ी उनके काम आती है और वो उसी में अपना गुजारा करते हैं। बरसात खत्म होने के बाद महेश और देवेश दोनों मिलकर काम करते हैं और पैसे जोड़कर अपने लिए पक्का मकान बना लेते हैं, जिसके चलते अब शकुंतला भी अमीर घर की कोठियों में काम करके कुछ पैसे जोड़ती है और धीरे धीरे घर की परेशानियों को खत्म कर देती है। अब वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।